हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन पाकिस्तान से तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बड़ा फैसला लिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। क्या फैसला है, किस संदर्भ में है ये फैसला, बताएंगे दोस्तों आपको अगली पूरी खबर में। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर श्रीलंका ने इमरान खान को कर दिया है बेइज्जत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बेइज्जती की गई है। इमरान खान की संसद में बोलने का न्योता देकर कैंसिल करवा दिया है इमरान खान का इवेंट। जी हाँ दोस्तों, क्या रहा है कारण आपको बताएंगे, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश, बांग्लादेश की आजादी के जश्न में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर आ रही है, इससे भी अवगत कराएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां पाकिस्तान ने कश्मीर पर फिर लगाई है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार। भारत ने कहा आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है ये। साथ ही आपको बताएंगे जहां धारा 370 हटाने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कश्मीर के हालात और स्थितियों का जायजा लेने पहुंचा यूएन के 24 देशों का प्रतिनिधि मंडल। जी हाँ दोस्तों, क्या रहा फीडबैक इनकी तरफ से, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे जहां पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है दोस्तों। क्या कहा उन्होंने, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बंगाल चुनाव और रेलवे से जुड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों कि कौन कौन सी ट्रेनें आज रुकने वाली हैं दोस्तों, क्या है इसका कारण, तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है और हम गर्व से जी रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन पाकिस्तान से तनाव के बीच मोदी सरकार का अहम फैसला, शीर्ष सैन्य अधिकारियों को दिए और वित्तीय अधिकार। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने बुधवार को अहम फैसले लिए दोस्तों। कैबिनेट ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को 200 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत खरीद के लिए अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कर दी हैं। पिछले साल दिसंबर में बनाई गई आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ पद के अधिकारी के पास इस अतिरिक्त शक्ति के अधिकार होंगे। इस फैसले के बाद अधिकारी 200 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस मामले से वाकिफ लोगों ने बताया है कि ये पहली बार ऐसा होगा जब वित्तीय अधिकार वाइस चीफ लेवल के नीचे के अधिकारियों को दिए गए हैं दोस्तों। सरकार के इस फैसले के बाद चीन और पाकिस्तान से चल रहे विवाद में सेना को काफी ज्यादा फायदा होगा। कैबिनेट ने एक श्रेणी के अधिकारियों के लिए 200 करोड़ और दूसरी श्रेणी के लिए अधिकारियों के लिए 100 करोड़ तक की वित्तीय शक्तियों को मंजूरी दी है, जिसमें कमांडर इन चीफ यानी कि जो विभिन्न कमांडर्स के प्रमुख 3 स्टार अधिकारी हैं दोस्तों, उनको उस रैंक के सैन्य अधिकारी में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, जिन अधिकारियों को 200 करोड़ रुपए तक की खर्च के अधिकार दिए गए हैं उसमें नौसेना प्रमुख, वायु अधिकारी जो कि रखरखाव का कार्य संभालते हैं, साथ ही एकीकृत रक्षा स्टाफ के डिप्टी चीफ और तट रक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि शक्तियों का बंटवारा सेना मुख्यालय से लेकर कमान स्तर पर पूंजीगत प्रकृति की वस्तुओं के संबंध में किया गया है, जिसमें रखरखाव, उन्नयन, मरम्मत आदि संबंधित है। इसमें वर्तमान समय में परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर और मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, वो भी हमारे सैन्य अधिकारियों के हित में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के हित में मोदी सरकार ने ये बड़ा ही उचित कदम उठाया है। आप अगर इसे उचित मानते हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में हमारा फुल समर्थन है, लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, जिससे मोदी सरकार का और मनोबल बढ़े और अच्छे अच्छे कार्यों में अव्वल कदम बढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां श्रीलंका ने इमरान खान को किया है बेइज्जत, संसद में बोलने का न्योता देकर कैंसिल करवा दिया इमरान का इवेंट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कश्मीर का है इसमें कनेक्शन। बता दे पूरी बात क्या है। श्रीलंका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भारी बेइज्जती
बेइज्जती कर दी है दोस्तों। इमरान अगले सप्ताह श्रीलंका की संसद में बोलने की तैयारी में जुटा था और इस बीच अचानक प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि श्रीलंका ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि इमरान खान इस मौके का दुरुपयोग करते हुए कश्मीर पर बोल सकते थे। हालांकि अधिकारियों ने पाकिस्तान को इसके लिए कोरोना संबंधी प्रतिबंधों को वजह बताया है, लेकिन कोलंबो में इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया है कि सरकार ने इस बात पर दोबारा विचार किया है कि यदि इमरान अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं तो इसका क्या असर होगा। श्रीलंका के स्पीकर महिंद्रा अबेरवर्धना ने पिछले सप्ताह राजनीतिक दलों के नेताओं को बताया था कि इमरान खान 22 फरवरी से 2 दिवसीय दौरे पर संसद को संबोधित करेंगे। इमरान खान 24 फरवरी को संसद में बोलने वाले थे। खान राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और विदेश मंत्री दिनेश गुणावर्देना से भी मुलाकात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऊपर उल्लेख किए गए शख्स ने बताया है जैसे लगता है संसद में संबोधन को लेकर पहले ठीक से विचार नहीं किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान की ओर से कश्मीर मुद्दा उठाए जाने की संभावना को लेकर सरकार के भीतर काफी चर्चा हुआ है दोस्तों। अगर कश्मीर का मुद्दा उठता है जो कि बड़ा ही विवादित मुद्दा है दोस्तों, ऐसे में श्रीलंका और भारत का रिश्ता खराब हो सकता है और एक पाकिस्तान के चलते श्रीलंका भारत से रिश्ते खत्म नहीं करना चाहता दोस्तों, क्योंकि श्रीलंका को भी पता है कि भारत उसकी कितनी मदद करता है और भारत से कितना उसको हित है। ऐसे में दोस्तों श्रीलंका किसी भी तरीके से रिस्क नहीं उठा सकता। दोस्तों क्या मानते हैं आप लोग? क्या आपको भी लगता है श्रीलंका ने बिल्कुल सही कदम उठाया है इमरान खान की बेइज्जती करके? दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू श्रीलंका जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश, बांग्लादेश की आजादी के जश्न में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेश दौरों पर जो विराम लगा था उसके अगले महीने से समाप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी पुर्तगाल के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री का पुर्तगाल यात्रा यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्तों को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी के बांग्लादेश के दौरे की तैयारियों के अंतिम रूप देने के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 मार्च को ढाका के दौरे पर जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन और प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 मार्च को बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे दोस्तों। इस दौरान वो बांग्लादेश की 50वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ, ढाका नई दिल्ली राजनयिक संबंधों के 50वें वर्ष और बंग बंधु के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये भी बड़ी खबर थी। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान ने कश्मीर पर फिर लगाई अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गुहार। भारत ने कहा आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने मंगलवार को राजनयिक मिशनों के प्रमुख के आगे फिर कश्मीर का रोना रोया है दोस्तों। विदेश मंत्रालय ने इस दौरान कहा है कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रयास करना चाहिए। पाकिस्तान ने इसे भले ही राजनयिकों से रूटीन संपर्क का हिस्सा बताया है, लेकिन भारत उसके मंसूबों से वाकिफ है। नई दिल्ली ने कश्मीर पर टिप्पणी के लिए इमरान खान सरकार को आड़े हाथों लिया है। दोस्तों आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान की हरकत पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और देश के आंतरिक मामलों में बोलने का अधिकार किसी को भी
नहीं है। भारत ने ये भी कहा है कि आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है। उसकी इसी सनक के चलते सऊदी अरब उससे दूर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे में पाकिस्तान ने भी सफाई दी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि विदेश सचिव सोहेल महमूद ने कश्मीर के ताजा हालात के बारे में राजदूतों को अवगत कराया है। देखा आपने दोस्तों किस प्रकार से सफाई देने में भी पाकिस्तान आगे है और बुराई करने में तो एक नंबर है ही वो। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों पाकिस्तान के इस दुर्लभ व्यवहार को लेकर और दोहरी चाल को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपको बता दें, धारा 370 हटाने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कश्मीर के हालात और स्थितियों का जायजा लेने पहुंचा यूएन के 24 देशों का प्रतिनिधि मंडल। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने और वहां केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद कल बुधवार को संयुक्त राष्ट्र संघ का 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राज्य के हालात और स्थिति का जायजा लेने के लिए कश्मीर पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रतिनिधि मंडल में करीब 24 देशों के राजनयिक शामिल है। जी हाँ दोस्तों, मागाम बडगाम पहुंचने पर कश्मीरी परंपरा के मुताबिक सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। विदेशी राजनयिकों ने स्थानीय ब्लॉक विकास परिषद और जिला विकास परिषद के प्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय लोगों के साथ भी बातचीत करके राज्य की जमीनी हकीकत को जाना है। जी हाँ दोस्तों, जिला विकास परिषद बडगाम के चेयरमैन नजीर अहमद खान ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया है। नजीर अहमद खान ने विदेशी राजनयिकों को संबोधित करते हुए ने कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद आए बदलाव, हाल ही में संपन्न हुए जिला विकास परिषद के चुनाव व उनमें जनता की भागीदारी से जुड़े मुद्दों से भी अवगत कराया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन 24 प्रतिनिधि मंडलों का बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक रहा है। जी हाँ दोस्तों, धनात्मक प्रतिक्रिया रही है उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सारी चीजें पॉजिटिव रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऐसे में थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों इन सभी यूएन के प्रतिनिधि मंडलों को। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां जून से जून तक FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। इमरान खान देखेंगे और भी बुरे दिन। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद को पालने पोषने वाले पाकिस्तान को अभी और दुर्दिन देखना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को इन्हीं करतूतों के कारण पहले से ही ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अब जानकारों का कहना है कि इमरान खान के लाख कोशिशों के बावजूद उनका देश जून तक इससे बाहर नहीं निकल सकेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों अपने सदाबहार देश चीन और तुर्की की मदद से FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए सदस्य देशों का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पेंगोंग इलाके से तेजी से हट रही है चीनी सेना। अगले सप्ताह हो सकती है सीनियर कमांडरों की बैठक। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक इलाके से दोनों देशों की सेनाएं तय समझौते के तहत लगातार पीछे हट रही हैं। मंगलवार को चीनी सेना ने कैलाश रेंज और फिंगर 5 इलाके से वापसी की है दोस्तों, जबकि भारतीय सैनिक पेंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से की कई ऊंची चोटियों से हट रहे हैं। यहाँ अगस्त में सैनिकों ने पोजीशन संभाली थी, जिसके बाद ही चीनी सेना के लिए मुश्किलें पैदा हुई थी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना की तरफ से जारी तस्वीरों में स्पष्ट नजर आ रहा है कि चीनी सैनिकों का काफिला तेजी से कैलाश रेंज की आगे बढ़ रहा है। उसमें भारी संख्या में टैंक भी शामिल हैं। कुछ चित्रों में चीनी सैनिक पहाड़ियों पर बने अपने ढांचों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अब तक 200 से अधिक टैंक चीनी सेना के रवाना हो चुके हैं। तय समझौते के अनुरूप भारतीय सैनिक एवं टैंक भी पीछे हट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों देशों की सेना में हुए समझौतों के तहत चीन की सेनाएं फिंगर 8 और भारतीय सेना फिंगर 3 तक पीछे हटेंगी। बीच के क्षेत्रफल में फिलहाल गश्त स्थगित रहेगी। पहले यहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं गश्त करती थी। इस सप्ताह यदि पेंगोंग इलाका खाली हो जाता है तो फिर टकराव के अन्य स्थानों को लेकर अगले सप्ताह वरिष्ठ कमांडरों की बैठकें होंगी दोस्तों। समझौते में 48 घंटों के भीतर वरिष्ठ कमांडरों
कमांडरों की बैठक करने की बात कही गई है। ऐसे में दोस्तों क्या आपको लगता है कि चाइना चुपचाप चला जाएगा दोस्तों बिना मार खाए, या कहीं ना कहीं वो अपनी चालाकी कहीं ना कहीं छोड़ ही रहा है? दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, क्या लगता है आपको इस चालाक लोमड़ी और चालाक ड्रैगन को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हमें रहेगा आपके एक एक कमेंट का इंतजार। अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान का बदला, आतंकियों पर आसमान से बरसाए बम, 11 तालिबानी को मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से कई तालिबानी भाग भी गए वहां से। अगली खबर की बात करें तो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की कहीं खुल ना जाए पोल, इसलिए लोगों को लिखने से रोक रहा है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, आपको बात बता दे क्या है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने खिलाफ बोलने लिखने वालों पर दमनकारी नीति अपनाते रहते हैं। पड़ोसी देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो चीनी राष्ट्रपति की मुखर होकर आलोचना करे और उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। चीनी सरकार की बर्बरता की तस्वीर दुनिया के सामने आने से रोकने के लिए ड्रैगन ने एक नया कदम उठा रहा है दोस्तों। हाल ही में उसने ब्लॉगर्स को लिखने से रोकने की कोशिश की है। के अलावा वो ब्लॉगर्स के लिए नए नियम लेकर आ रहा है, जिससे कई मुद्दों पर लिखना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। चीन की ऐसी ही कार्रवाई का शिकार हुए मा शियाओलिन ने बताया है कि उनके चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पर 20 लाख फॉलोअर्स थे। वो उस पर करंट अफेयर्स पर आर्टिकल लिखा करते थे, लेकिन हाल ही में वीवो साइट ने उन्हें फोन करके राजनीतिक और सैन्य मुद्दों पर लिखने से रोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इकोनॉमिक मुद्दे पर लिखने से भी रोका गया। ऐसे में उनसे कहा गया है कि वो चीन के इन सब मुद्दों पर कंटेंट पोस्ट ना करे। ऐसे में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग अपना एकल अधिकार चला रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई ना हो, इसके लिए वो कानून पे कानून, कानून पे कानून, नए नए कानून लेकर आ रहे हैं दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें तो दाने दाने को तरस रहा पाकिस्तान, लेकिन फिर भी इमरान खान ने IMF से लिया $50 करोड़ का कर्ज। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने अपने देशवासियों को तरह तरह के ख्वाब दिखाए दोस्तों। तबाही के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान से उन्होंने कई तरह के वादे किए, जैसे जिसमें इकोनॉमी में सुधार हो, जनता की गरीबी दूर हो। हालांकि सरकार बनाए काफी समय बीत जाने के बाद भी इमरान खान अपने देश को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों से बचा नहीं सके दोस्तों, और अपने जनता को दिक्कतों में डालते जा रहे हैं दोस्तों और उलझाते जा रहे हैं, और जनता दाने दाने को मोहताज हो रही है। देश पर रोजाना कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से कई देश उसे कर्ज देने से पहले 100 बार सोचने लगा है। पैसों की तंगी के चलते इमरान खान ना तो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर पा रहे हैं और ना ही जनता के लिए कुछ खास कर पा रहे हैं दोस्तों। अब एक बार फिर से उन्होंने कर्ज मांग कर खर्चा चलाना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के साथ $50 करोड़ के कर्ज का समझौता यानी डील किया है। IMF और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने समझौते की जानकारी दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर हफीज शेख शहीद ने ट्वीट किया है कि कोरोना महामारी की वजह से आई चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर नाइजीरिया में स्कूल पर हमला करके एक छात्र की हत्या कर दी गई है दोस्तों, और बंदूकधारियों ने 42 लोगों का अपहरण कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन सभी स्कूली बच्चों और टीचरों के अच्छे हेल्थ की कामना करते हुए और साथ ही जल्द से जल्द इन्हें आतंकवादियों से छुड़ा लिया जाएगा, ऐसी कामना करते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो विदेशी राजनयिकों के दौरे के बीच श्रीनगर में डल झील के पास आतंकी हमला, फायरिंग में एक जख्मी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विदेशी राजनयिकों के दौरे के बीच श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। श्रीनगर के सोनवर इलाके में फायरिंग हुई है दोस्तों। कमला हमला जहां पर हुआ है वहां से 1 किलोमीटर दूर विदेशी राजनयिक ठहरे हैं। बताया ये जा रहा है कि हमले में डल झील के पास कृष्णा ढाबे का एक कर्मचारी जख्मी हो गया है। मुस्लिम जांबाज फोर्स जम्मू और कश्मीर ने हमले की जिम्मेदारी ली है, तो वहीं सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो इराक में तुर्की के 13 सैनिकों की हत्या, विपक्ष के निशाने पर आए राष्ट्रपति एर्दोगन। जी हाँ
हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चलाने के मंसूबे पाल रहे तुर्की को इराक में बड़ा झटका लगा है दोस्तों। कुर्दिश छापा मार गुट पीकेके ने तुर्की के 13 सैनिकों और पुलिस अधिकारियों की उत्तरी इराक में एक गुफा के अंदर बेहद निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, तो अमेरिका में भारतीय राजदूत ने कहा ये भारत अमेरिका की अद्वितीय साझेदारी को नया रूप देने का समय है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है दोस्तों। इससे भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह सिंधु ने कहा है कि दुनिया में कोविड-19 के कारण आर्थिक मंदी के मद्देनजर ये भारत और अमेरिका के बीच एक अद्वितीय साझेदारी के वादे को नवीन रूप देने का समय है ताकि आबादी के 5/6 हिस्से को सीधा पहुंच सके। अगली खबर की बात करें तो ननकाना साहिब की 100वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे 600 सिख श्रद्धालु, केंद्र सरकार ने लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने ननकाना साहिब की 100वीं वर्षगांठ पर 600 सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में सुरक्षा और कोविड-19 की स्थिति का हवाला दिया है। दोस्तों आपको बता दें 600 सिख श्रद्धालुओं ने ननकाना साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए इजाजत मांगी थी, जिसे गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी जी। कहा पहले की सरकारों के चलते हुआ है ऐसा। बता दें पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 9वें दिन तेजी के बाद देश में पेट्रोल की कीमत बुधवार को पहली बार 100 रुपए के पार चली गई। इस बीच पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती। यदि पहले की सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना ही उन्होंने कहा है कि 2019 और 20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो आत्मविश्वास से भरा है हमारा भारत, सीमा पर आया नजर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को कहा है कि भारत आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है और सीमा पर हो रही गतिविधियों में ये बात नजर आई है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि भू स्थानिक जियो स्ट्रेटेजिक आंकड़ों के हासिल करने और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों के उदारीकरण का फैसला इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नासकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में सुरक्षा संबंधी विचारों में बहुत बड़ी बाधा थी, जिसको वजह भू स्थानिक आंकड़ों के उदारीकरण संबंधी कदम नहीं उठाए जा सके। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने मत्स्य पालन मंत्रालय की मांग की तो गिरिराज सिंह ने कहा आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें पूरी बात क्या है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के उस बयान को लेकर निशाना साधा है जिसमें राहुल गांधी ने मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय होने की बात कही थी। दरअसल राहुल ने पुडुचेरी के अपने संबोधन किसान आंदोलन और मछुआरों का जिक्र करते हुए कहा था कि सरकार ने देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के खिलाफ 3 कानून पास किए हैं। आपको हैरानी होगी कि मैं यहाँ मछुआरों के बीच किसानों की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समुद्र का किसान मानता हूँ। राहुल ने कहा था कि अगर जमीन के किसानों के लिए मंत्रालय हो सकता है तो समुद्र का किसानों के लिए क्यों नहीं हो सकता। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह को उन पर हमला करने का मौका मिला। दोस्तों उन्होंने कहा है कि राहुल जी आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि 31 मई 2019 को ही मोदी जी ने नया मंत्रालय बना दिया और 20,50 करोड़ रुपए की महायोजना जो कि PMMSY शुरू की, जो आजादी से लेकर 2014 के केंद्र सरकार के खर्च यानी 3,682 करोड़ से कई गुना ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, उनको यानी राहुल गांधी को बहुत बुरी तरीके से गिरिराज सिंह ने घेरा है। दोस्तों आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो राम मंदिर चंदा विवाद से जुड़ी खबर, जहां सिद्धारमैया ने कहा अयोध्या में विवादित राम मंदिर के लिए नहीं दूंगा दान। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। चंदा विवाद में एक और नेता की एंट्री हो गई। दोस्तों राम मंदिर निर्माण के लिए
दान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि मैं विवादित राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दूंगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि मैं कहीं दूसरी जगह बने रहे राम मंदिर के लिए दान दे दूंगा, लेकिन अयोध्या के लिए नहीं दूंगा। ऐसे में दोस्तों आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे सिद्धारमैया को, जो श्री राम जी के इस पवित्र पावन मंदिर को विवादित बता करके ना दान देने ना चंदा देने की बात कह रहे हैं? आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो किसान आंदोलन कमेटी का बड़ा ऐलान, आज 4 घंटे रोकेंगे रेल की पहिए। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर 2 महीनों से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसान आज रेल रोको अभियान चलाएंगे। इसके तहत पूरे देश में किसान दिन में 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेलों का परिचालन रोक देंगे। दोस्तों किसान आंदोलन की अगुवाई कर रही किसान आंदोलन कमेटी की प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। ऐसे में दोस्तों ये अब तक की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में